नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कोरोना काल ने हिंदुस्तान के रोजगार पर गहरी चोट की है और इसका असर हरियाणा के रोजगार पर भी बहुत ज्यादा पड़ा है। अब इसके चलते सरकार की कोशिश है कि रोजगार बढ़ाया जाए और उसका दबाव सरकार पर नजर आता है। इसी के चलते हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निवेश की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, जिससे प्रदेश के 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। कोशिश चल रही है और अब अचटेट पास युवाओं के लिए हैरान करने वाली खबर इस बीच आ गई कि हरियाणा में अचटेट पास जेबीटी की जो भर्ती है उसका इंतजार करना पड़ेगा। युवाओं को जेबीटी भर्ती के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं, क्योंकि हरियाणा शिक्षा विभाग में जेबीटी के लिए पद खाली नहीं है बल्कि सरप्लस हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि प्रदेश में 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है, जिसमें कई जानी मानी कंपनियां निवेश करेंगी और प्रदेश के 1 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे या उससे ज्यादा भी होंगे। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा में जेबीटी भर्तियों का इंतजार कर रहे अचटेट पास युवाओं को तब बड़ा झटका लगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी शिक्षा विभाग के पास जेबीटी शिक्षकों के पद रिक्त नहीं हैं। आपको बता दें कि 5 अगस्त को इन हजारों युवाओं ने सभी जिला मुख्यालयों में डीसी कार्यालयों पर सांकेतिक प्रदर्शन कर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा था। प्रदेश में आखिरी बार जेबीटी की भर्ती 2012 में, आपको बता दें कि 2012 में यानी आज से 8 साल पहले लगभग 9,870 करीब 9900 या 10,000 के आसपास टीचर्स की भर्ती 2012 में हुई थी। उसके बाद विभाग ने जेबीटी की भर्ती नहीं निकाली और इसी संदर्भ में अचटेट पास युवाओं ने हाईकोर्ट में केस डाला हुआ है और 20 मार्च को हुई सुनवाई में मौलिक शिक्षा निदेशालय ने हल्फनामा देकर अवगत करवाया था कि प्रदेश में 5,695 यानी 5600 से ज्यादा 5700 से कम 5,700 इतने पद रिक्त हैं, जिन्हें जल्द भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये हुआ था। मामले की अगली सुनवाई अब नवंबर में होनी है, लेकिन प्रदेश में अब शिक्षक छात्र जो अनुपात है वो 1:25 का था पहले, यानी 25 छात्रों पर 1 अध्यापक, अब उसको बढ़ाकर 1:30 कर दिया गया, यानी अब 30 छात्रों पर 1 अध्यापक होगा, जिसके बाद प्रदेश में अब जेबीटी शिक्षकों के पद सरप्लस हो गए हैं। अब सवाल यह है कि अब अचटेट पास जेबीटी के युवाओं को भर्ती के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वजह यही है 1:30 करने से अगर सरप्लस हो गए हैं टीचर तो फिर इसका मतलब और काफी लंबा इंतजार उन जेबीटी पास पात्र अचटेट पास और जेबीटी किए हुए अभ्यर्थियों को युवाओं को इंतजार करना पड़ेगा। छात्र शिक्षक अनुपात को बढ़ाया जाना सही कितना है, यह भी आज का सवाल रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं पर इससे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि जो भी विद्यार्थी होते हैं वो एमए पास करते हैं, बीएड करते हैं, जेबीटी करते हैं या फिर नेट क्वालिफाई होते हैं, वो इस उम्मीद में ये सब परीक्षाएं पास करते हैं ताकि उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना एचटेट का जो एग्जाम है वो पास करने के बाद नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएं। और अगर इसी तरीके से ये जो छात्र शिक्षक अनुपात को बढ़ाने की बात हो रही है, ये प्रक्रम लगातार चलता रहा तो हो सकता है कि आने वाले और कुछ सालों तक टीचर्स की जरूरत स्कूलों में ना पड़े। और युवाओं से अगर बात करें, यह मसला युवाओं से जुड़ा हुआ है, पढ़े लिखे युवाओं से, उनके अंदर इस फैसले के बाद क्या मैसेज गया होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बड़ा सवाल इसलिए हो जाता है, इस कोरोना संकट में रोजगार की वैसे संभावनाएं कम हैं। हालांकि सरकार कहती है कि 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब देश में निवेश होगा, बड़ी कंपनी आएंगी और 10,000 करोड़ का निवेश होगा। लेकिन ये जो मसला है, ये बिल्कुल सरकार का अपना फैसला होता है, तो सरकार इसमें संभावनाएं बढ़ा सकती। कैसे बढ़ेगा, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं।
सभी मेहमानों का परिचय करा देता हूं। भारत भूषण है जो बीजेपी के प्रवक्ता है। भारत भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राय सिंह गुर्जर है, कांग्रेस प्रवक्ता। राय सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ धर्मवीर सैनी है जो इस प्रदर्शनकारी जो जेबीटी के पात्र हैं, एस्टेट पास है, उनका हिस्सा रहे। उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनको इस फैसले के बाद क्या महसूस हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। लेकिन सबसे पहले धर्मवीर सैनी जी, आपसे जान लेते हैं, जो 1:30 की इस वक्त बात हो रही है, जो सूचना हमारे तक पहुंची उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं, क्या इससे जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को कितना धक्का लगा है, या अभी भी आपको लगता है कि सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर कुछ न कुछ हमारे लिए कर सकती है? धर्मवीर सैनी जी, आवाज सुन रहे मेरी? हाँ बिल्कुल, आवाज आ जी, रही है आपकी। मैं ये जानना चाह रहा था कि नमस्कार जो जी। नमस्कार नमस्कार धर्मवीर जी, कहिए। सर, सबसे पहले तो मैं खबर फास्ट के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार करूंगा। जी सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं दूंगा। जी जी जो आपने मेरे से ये पूछा है सर की सरकार ने अभी एजुकेशन के मामले में एक रेशो दिया है 1:30 का। हम्म मैं आपको बताऊं, थोड़े ही दिन पहले सरकार ने एक रेशो दिया था 1:25 का। हम्म अब वो रेशो और ये रेशो में आप देख सकते हैं कितना गैप है। हम्म इस रेशो के 1:30 करने के बाद प्रदेश के कितने नगर कितने जिन कैंडिडेट ने अभ्यर्थियों ने एस्टेट पास किया हुआ था उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हम्म हमारे हरियाणा प्रदेश में करीबन 95,000 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने एस्टेट पास क्वालिफाई कर रखा है। हम्म अब सबकी उम्मीदें ये थी कि 2012 के बाद कोई जी भर्ती नहीं निकाली गई है, तो सब उम्मीदें सरकार से ये थी कि अब सरकार कुछ ना कुछ केबीटी की टीजीटी की कोई ना कोई भर्ती जरूर निकालेगी ताकि उनका भी अब उनको भी रोजगार का अवसर मिलेगा। लेकिन सरकार ने जो ये रेशो कर एक का, अब वो तो सब उनके लिए जी सब कुछ बेकार हो गया ना। जी धर्मवीर जी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे, मैं बताऊं आपको, बहुत सारे एस्टेट क्वालिफाइड बंदे ऐसे हैं जिनका अब हुआ एस्टेट बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने जिनको 2013 में एस्टेट दिया था वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है उनका, और जिन्होंने 2014 में दिया था तो अब हो जाएगा 2020 के लास्ट में। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि जो बंदा इतना पढ़ लिख के इतने एग्जाम दे के और वो घर बैठा रहे, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। जी ठीक है धर्मवीर जी, मैं बीजेपी से सवाल लेता हूं। भारत भूषण जी, आपने सुना जी। और ये जो जानकारी आ रही है, इस जानकारी से क्या अनुमान लगाया जाए? क्या सरकार ये चाहती है कि अध्यापकों की भर्ती की जाए, या फिर सरकार ने कोई और योजना बनाई है? क्योंकि 1:25 को 1:30 कर देने से तो यही मैसेज आ रहा है, यही बात निकलकर सामने आ रही है, यही सबको समझ आ रहा है कि सरकार आने वाले और काफी दिनों तक जेबीटी की भर्ती नहीं करेगी, जो खबर आ रही है उस हिसाब से। देखिए शमशेर जी, जो 1:25 और 1:30 किया गया है 25 से बढ़ा करके, ये बहुत बड़ा अनुपात में अंतर नहीं है, बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं है इतना। लेकिन ये जरूर है कि इसके कारण जो है सरप्लस हमारे जेबीटी के अध्यापक हुए हैं। कहीं भी सरकार की मंशा ऐसी नहीं है कि जो सरप्लस हुए हैं उनको नौकरी से निकाला जाएगा, लेकिन उनके ऊपर जरूर प्रश्न चिन्ह लग गया है। जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हमने एचटेट पास किया और जल्दी अगर जेबीटी की भर्ती होती है तो हमें सरकारी नौकरी में जाने का अवसर मिलेगा। सरकार निरंतर ये अब इस कोशिश में है, पहले भी कोशिश में थी कि किसी भी तरह से हर तरीके से प्रयास करके सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड जो है स्तर बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में आना शुरू करें। स्वाभाविक सी बात है कि अगर विद्यार्थी स्कूल में होगा तो अध्यापक की आवश्यकता बनेगी या बनी रहेगी। तो हमारी सरकार का विशेष इसी प्रकार पर बल अब दिया जा रहा है। नई शिक्षा
शिक्षा नीति के आधार पर अभी बहुत सारी संभावनाएं निकल करके आएंगी कि जो एचटेट करके सीटेट करके जो भी कैंडिडेट्स प्रदेश में योग्य हैं उनको किसी न किसी तरीके से शिक्षा के में शिक्षक के तौर पर नियुक्तियां करने का प्रयास हम करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है अपने आप से और प्रदेश की जनता के साथ भी कि हम हर क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। निश्चित रूप से चिंताजनक विषय है, जैसे धर्मवीर कह रहे हैं, हमारी सारी संवेदना शब्द भी नहीं कहना चाहूंगा, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि इस प्रकार के जितनी भी समस्याएं हैं नौजवानों को रोजगार देने उसकी तरफ ठोस कदम उठाए। भारत भूषण जी, क्या ऐसे वक्त में ये निर्णय लेना सही था? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक तो कोरोना का संकट है, हो सकता है कि इसके पीछे कोई और मंशा रही हो, लेकिन ऐसे माहौल में कि पहले ही हरियाणा प्रदेश जो रोजगार के मामले में जो हमारे प्रदेश में रोजगार की दर जो है कम होने की वो बहुत ज्यादा है, और ऊपर से सरकार ने 1:30 कर दिया, इससे करीब करीब 5,500 के आसपास जो टीचर थे उनको रोजगार मिल सकता था। और ये हमारे हाथ में है, ये सरकार के हाथ में है, हरियाणा प्रदेश की सरकार के हाथ में है कि वो अगर 1:25 रखती तो करीब करीब 5600-5700 जेबीटी के जो पात्र हैं, पात्र स्टेट पास है, उनको नौकरी मिल जाती। और ऊपर से जो हम बात कर रहे हैं निवेश लेकर आने की, करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश हरियाणा में होगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ये पहला सा स्टेप था जो ऐसा कदम उठा करके एक नई मैसेज, एक ऐसा संदेश प्रदेश की जनता में, युवाओं में जा सकता था अगर ऐसा नहीं करती सरकार तो। देखिए, कुछ सरकार की निश्चित रूप से मजबूरियां होती हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको पार करके जाकर के सरकार को पार करना उचित नहीं है, लेकिन नए पैरामीटर सेट किए जा सकते हैं। नई नीति के अनुसार नए पैरामीटर सेट करना, जैसे 1:25 को निर्धारित ही रखना या 1:25 को कुछ और करना, तो उस पैरामीटर को तोड़ने की बजाय ये करके कि हर विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश अधिक करवाया जाए, उस तरफ ज्यादा जोर दे करके एक दूसरे को फायदे होंगे, रोजगार मिलेगा शिक्षकों को, और दूसरा ये होगा कि सरकारी स्कूलों की जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जब संख्या बढ़ेगी, तो उससे सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो डेवलप्ड है ही है, लेकिन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद विद्यार्थी नहीं है। कहीं ना कहीं पिछले समय से, किसी पर दोष आरोपण नहीं कर रहा हूँ, ऐसा रवैया रहा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजने के प्रति हम लोगों की मानसिकता में कमी आई है और हमने प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाकर के भेजना भी शुरू किया। आज की तारीख में प्राइवेट स्कूलों से लोग त्रस्त हैं। आपने भी देखा है कि प्राइवेट स्कूलों के जो अभिभावक हैं वो त्रस्त होकर के आंदोलनरत भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है। तो बहुत से अभिभावकों का भी अब सरकारी स्कूल की तरफ रुझान बढ़ रहा है। निश्चित रूप से हमें आशा है कि अगर हम इस तरीके से अच्छे से आगे बढ़ेंगे तो लोगों, प्रदेश की जनता जो है, लोग जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना शुरू करेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सभी भाइयों को, बहनों को रोजगार मिले और एक प्रकार से तभी जाकर। बिल्कुल भारत भूषण जी, आपके पास आऊंगा तो एक मेरा सवाल ये भी रहेगा उसके साथ में कि ये जो फैसला लिया गया, इससे उन लोगों के दिमाग में, मन में क्या मैसेज गया है जो लोग एचटेट पास करते हैं, 3-3, 4-4 बार पास कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले साल फिर फॉर्म भरते हैं, फिर हजारों रुपए एप्लीकेशन पे खर्च करते हैं, और उसके बाद फिर उनको पता लगता है कि अभी और 2-3 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो उनके दिमाग में क्या मैसेज गया? उन युवाओं को सरकार किस तरीके से अपनी तरफ से तसल्ली दिलाना चाहेगी? हमारा मकसद ये है कि युवाओं की जो आवाज है वो भी कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचनी चाहिए और सरकार भी उनको कोई ना कोई भरोसा दे ताकि उन युवाओं को किसी प्रकार की सरकार से शिकायत ना हो। लेकिन उससे पहले राय सिंह गुर्जर हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस निर्णय को लेकर क्या कहते हैं? राय सिंह जी, सरकार ने 1:30 किया टीचर्स और छात्र अनुपात। जीबीटी टीचर्स उम्मीद कर रहे थे कि नई भर्तियां निकलेंगी करीब करीब 5600-5700 के आसपास, 5,996 मेरे हिसाब से इतना ही लगभग बनता है, तो वो अब नहीं होगा क्योंकि सरप्लस हो गए हैं टीचर। मैं आदरणीय शमशेर सिंह जी, आपके प्रतिष्ठित चैनल से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जी आप सबको सूचित करता हूं कि कांग्रेस हरियाणा सरकार का जो नीति है, हरियाणा प्रदेश सरकार की जो नीति है, इनकी नीयत, इनकी मंशा, जो मेरे मित्र प्रवक्ता भाजपा भारत भूषण जी बार बार शब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि कमिटमेंट है, हमारा पैरामीटर है, इनके पैरामीटर, इनकी मंशा, इनकी नीयत वो किसी भी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की नहीं है। जहां तक आज का हमारा जो मुद्दा है कि हम इस जेबीटी के और जितने भी हमारे ये शिक्षक है कि इनके भी
सरकार की नीति क्या है। सरकार ने केवल इनको भटकाने का, भ्रमित करने का और एक पर शिक्षा नीति के साथ अन्याय किया है। अब आप देखिए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 2012 से लगभग 8 वर्षों से किसी प्रकार से जेबीटी की भर्ती नहीं हो रही है। आप और हम एक परिवार पर देखते हैं कि एक प्रति व्यक्ति प्रति विद्यार्थी अगर 1 लाख रुपए भी खर्च होता है तो वो उस परिवार के विद्यार्थी पर, उस परिवार के बच्चे पर क्या गुजरती है, वो किस प्रकार से क्या समझता है कि उसकी आर्थिक हालत कैसी है कि उसको लगभग 8 वर्षों से नौकरी नहीं मिली। ये सरकार के ड्रामे हैं। ये किसी भी प्रकार से सरकार के पास कोई नीति नहीं है। विशेषकर शिक्षा नीति को लेकर सरकार ने हमेशा नए नए एजेंडे तय किए हैं और उन एजेंडों को भ्रमित करके, उन एजेंडों को गुमराह करके प्रदेश के युवाओं को, विशेषकर जो शिक्षा से जुड़े हमारे साथी से रोजगार प्राप्त करने की लाइन में लगे हैं, उनको केवल भटकाने का काम किया। धर्मवीर सैनी जी आ रहा हूं, भारत भूषण जी आपके पास आऊंगा भी। धर्मवीर सैनी जी, पहले आपसे जान लूं कि ये जो निर्णय है, अक्सर हम देखते हैं कि सभी की कोई ना कोई एक महत्वाकांक्षा इच्छा होती है नौकरी पाने की, खासकर जो टीचिंग लाइन में छात्र जाना चाहते हैं। लेकिन अभी तक जो पॉलिसियां बन रही हैं, जो चीजें समझ में आ रही हैं, उससे एक ये एहसास हो रहा है, पता चल रहा है कि सरकार का जो ज्यादा फोकस है वो नजर आता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, निवेश पर, और निवेश के बाद जो परिस्थितियां बनेगी, जो माहौल बनेंगे, उससे प्रदेश में रोजगार की जो है संभावनाओं को तलाशा जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है अब तक के निर्णय के आधार पर। लेकिन जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, उनके दिमाग पर इस प्रकार के फैसलों से क्या असर पड़ता है? वो क्या सोचते हैं कि क्या इस लाइन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या कुछ और कोशिश करनी चाहिए? मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं चाहता, जितने भी युवा साथी और देश में जिन्होंने जेबीटी की है, बीएड की है, और उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार एस्टेट क्लियर किया है, और वो नौकरी का इंतजार करते करते उनकी ओवर एज हो गए हैं वो। अब वो कहाँ जाएंगे? मेरा सरकार से एक सवाल है कि जो बंदे एस्टेट कर रखी हैं, जिन्होंने कर रखा है पास, उनकी अब जॉब नहीं लगी, एस्टेट उनका इनवैलिड हो गया, अब वो बंदे कहाँ जाएंगे? मजदूरी तो वो करने से रहे, क्योंकि वो जेबीटी है, एमए है, बीएड है। अब इतना पढ़ लिखने के बाद इतना बंदा कोई सड़क पे पकौड़े या तेल की रेडी लगाएगा जी? तो क्या सरकार को उनके बारे में जरा सा भी नहीं सोचना चाहिए कि जहाँ पे सरकार, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, लास्ट मंथ क्या हुआ था, कोरोना की आड़ में सरकार ने अपने विधायकों का तो एचआरए भत्ता बढ़ा लिया और कर्मचारियों का जो इन्होंने डीए भी रोक दिया। छोटी छोटी बातें हैं जो सबको पता है, सारे देखते इन बातों को, कि सरकार ने कर्मचारियों की तो पेंशन को भी बंद कर दिया था, अपने विधायकों की शपथ लेते पेंशन भी स्टार्ट हो सकती है, सारे सिस्टम उसको सारी सुविधा। बिल्कुल धर्मवीर जी, आज बात तो हम जेबीटी टीचर्स को लेकर कर रहे हैं। आपने एक सवाल किया कि हाँ, मैं आऊंगा मैं। अब सरकार ने जो ये निश्चय किया है, इससे कम से कम ये मान के चलो 5,500 जेबीटी का इफेक्ट पड़ेगा। नहीं तो सरकार 1,25 का रेशो रखे और एक नई भर्ती निकाल सकती है, जिससे युवाओं में चेतना जागृत रहती कि भी तुम्हारे लिए भी सरकार एक अवसर दे रही है नौकरी का। वो तो खत्म कर दिया ना। अब सब बंदे जो हैं वो नाउम्मीद हो गई कि सरकार ने कोई भर्ती निकालनी नहीं है, पता नहीं 1 साल ना निकाले, 2 साल ना निकाले। हालांकि 2000 में आपको बताऊं, दिसंबर 2012 की भर्ती के बाद आज तक कोई भर्ती नहीं निकाली गई जेबीटी की। इवन देन जो जेबीटी उसके अंदर थे, 9870 जेबीटी 2012 की भर्ती में सिलेक्ट हुए थे विद वेटिंग, वो भी पूरे के पूरे नहीं लगाए गए हैं, जबकि वो कई 2-3 बार केस भी जीत के आए हैं। उनके अलावा जो 2013 में जिन्होंने क्वालिफाई किया था, उन बंदों में से भी 400 लगभग 450 जेबीटी ऐसे हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं दी है।
जब उस भर्ती के बंदे भी इन्होंने अब तक भर्ती नहीं किए तो नई भर्ती का तो सवाल ही नहीं उठता सर। कैसे निकालेंगे? ठीक है धर्मवीर जी। भारत भूषण तो जी, हम सरकार से एक ही याचना करते हैं कि कम से कम इस रेशो को 1:25 ही रखे ताकि और एक भर्ती निकाली जा सके। ठीक है। भारत भूषण जी, आप धर्मवीर जी को सुन रहे हैं। केवल धर्मवीर जी की आवाज नहीं है, बल्कि उन सभी युवाओं की आवाज है जो सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे। पिछले 8 साल से ये लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बीच में और अलग अलग प्रकार की भर्तियां तो होती रही, चाहे वो टीएसडी है, पीएचडी है, लेकिन जेबीटी को लेकर जो बात आती है वो इतना लंबा, और ये जो बेसिक एक आधार है, सबसे ज्यादा लोग जो है हरियाणा में जेबीटी के प्रति इसलिए उन लोगों का रुझान होता है क्योंकि एक तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा हाई क्वालिफिकेशन नहीं लेनी पड़ती है, दूसरा ये कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। आम परिवारों से, आम घरों से बच्चे ये परीक्षाएं पास करते हैं। और रही बात टीचिंग लाइन की, कि टीचिंग लाइन किसी भी देश की समृद्धि का आधार होती है। अगर उस पर फोकस नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो जो देश है, प्रदेश है, कोई भी देश क्यों ना हो, उसका उद्धार सुनिश्चित कर पाना आसान नहीं होगा। तो जो इस वक्त धर्मवीर सैनी कह रहे हैं, जो तमाम युवा इस वक्त बात कर रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिस तरह से लोगों का मानना है। और ये एक जो निर्णय लिया गया, इससे जो यूथ है उसके दिमाग में कहने की ये बात जा रही है कि सरकार जो है वो टीचर्स की भर्ती नहीं करना चाहती या फिर उसको लंबा खींचना चाहती है, क्योंकि जो यूथ है बीए करते हैं, बीएड करते हैं, जेबीटी करते हैं, एमए करते हैं या पीएचडी करते हैं, उनका फोकस तो सिर्फ टीचिंग होता है, बाकी काम तो मजबूर में करने पड़ते हैं। देखिए, शमशेर से भी राय सिंह भाई साहब भी कह रहे थे और धर्मवीर जी ने भी कहा, सरकार की अध्यापन के क्षेत्र में भर्तियां करने के ऊपर किसी प्रकार की शंका करना निराधार बात है। मैं थोड़ा उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा कि पिछले 2014 और 19 के सरकार के कार्यकाल में हमने लगभग 1900 टीजीटी अध्यापकों की भर्ती की है और इसी प्रकार से लगभग 4800 टीजीटी अध्यापकों की भर्ती की है। तो मंशा पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। हाँ, जेबीटी का क्योंकि प्राइमरी विद्यालयों में संख्या विद्यार्थियों की कम रही है और जो उसके कारण से जो है नई भर्ती नहीं हो पाई। अब रह गई बात की शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे आपने बहुत बढ़िया बात की कि शिक्षा ही सब एक किसी भी प्रदेश का और देश के विकास का और उन्नति का आधार होता है। अच्छे बच्चे पढ़ करके निकलेंगे, योग्य निकलेंगे तो योग्यता के आधार पर आगे काम भी मिलेगा और प्रगति भी होगी। मैं इसीलिए पहले भी मैंने यही कहा, खाली बातें लगती हैं कई बार कि कहा जा रहा है, लेकिन अगर कहने के पीछे कमिटमेंट हो तो उस कमिटमेंट के आधार पर जो है नए सिरे से नई नीति बना करके नया निर्माण किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि अगर 1:25 का रेशो रहा होता तो शायद ये सरप्लस ना हुआ होता। तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का संज्ञान लेंगे कि अगर 1:25 की रेशो को 1:30 करने के बाद ये नुकसान हुआ है और कुछ रिक्त स्थान भरे, अगर जो स्थान भरे जा सकते थे वो भी रुक गए हैं, तो क्या इनका एक वैकल्पिक तौर पे क्या व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि रोजगार भी मिल जाए। और उसका मुख्य जो पार्टी को लगता है या सरकार को लगता है, क्षमा चाहूंगा, वही लगता है कि स्कूलों के माध्यम से संख्या किसी तरीके से बढ़ाई। देखिए, इसके पीछे मैं फिर दोषारोपण की बात नहीं कर रहा हूँ। शिक्षा नीति जिस प्रकार से रही है पिछले हमारे कार्यकाल से पहले, वो एक प्रकार से नकारात्मक सी रही है कि 9वीं 10वीं तक बच्चे को किसी को जो है डिटेन नहीं करना, सबको पास करते चले जाओ। सरकारी स्कूलों में ये रहा, प्राइवेट स्कूलों में तो इसका इफेक्ट किया। तो जो शिक्षा का स्तर था, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि उसके कारण से कुछ कमी आई। बच्चे आगे जाके 11वीं में, 10वीं में जाके या +2 में जाकर के अटक गए। एक बड़ी भारी संख्या में भीड़ जाकर के वहां पर एकत्र हो गई कि 12वीं पास होने के लिए तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, बच्चे फेल होते चले। क्यों? पीछे से जो बैकग्राउंड था, जो आधार था, वो कमजोर होता चला गया शिक्षा का। ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। तो अब हम उसमें सुधार किया है। नई शिक्षा नीति आप सब देख लें कि राष्ट्रीय स्तर पर भी नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति के विस्तार में जहां कौशल विकास के ऊपर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे भी साथ के साथ कौशल विकास का क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाई उसके सिलेबस के साथ जोड़ दी जाए। इसी प्रकार से अब यार के 9th स्टैंडर्ड में जाके ही बच्चे को किस प्रकार से कौशल विकास की लाइन के साथ जोड़ा जाए ताकि वहीं से उसका इंटरेस्ट देख करके उसको फील्ड में तैयार किया जाए कि वो आने वाले समय में 2 साल। बिल्कुल भारत भूषण जी, ये नई शिक्षा नीति को लेकर बात हो रही है। हम भी इस पर पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि शिक्षा नीति कुछ ऐसी हो, रोजगार परक हो, बच्चे का आधार इतना मजबूत हो, तो वो आएगी तब उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो इस वक्त जो चल रहा है उस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। आपने कहा कि हाँ, सरकार, शिक्षा मंत्री जी संज्ञान लेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं और हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को रोजगार मिल सकता है तो संज्ञान लेना भी चाहिए, क्योंकि ये उन
लोगों से जुड़ा मसला है, जो किसी भी देश के किसी भी राष्ट्र के निर्माण में खुद को जला करके रोशनी पैदा करते हैं। राय सिंह गुर्जर जी, भारत भूषण जी ने कहा कि हाँ, सरकार इस पर संज्ञान लेगी, सोचेगी, क्योंकि जरूरी भी है सोचना। अगर नहीं सोचा गया तो फिर लोगों का कहीं ना कहीं ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के प्रति जो आसक्ति होती है उस पर कहीं ना कहीं एक दिमाग पे असर पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा। और हम सब जानते हैं कि हरियाणा ने जो यूपीएससी के एग्जाम में किस तरह से टॉप करके दिखाया कि हरियाणा के युवा को अगर मौका मिलता है तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जहां तक मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता जी ने बताया है कि हमारे पास नीति है, नए नए प्रयोग हैं, संयोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भाजपा के पास केवल जनता को गुमराह करने का ही संयोग और प्रयोग है। जहां तक इन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में शिक्षा नीति कमजोर रही, मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार रही तो उस समय हरियाणा प्रदेश पूरे भारत में हर क्षेत्र में नंबर 1 रहा। आज आंकड़ा देखिए आप, आज हरियाणा प्रदेश सभी क्षेत्रों में लगातार निचले पायदान पर आ रहा है। और एक बात और मैं यहाँ पर राजनीति से जोड़ना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनकी लोकप्रियता उनके काम को लेकर है, उनकी कार्यशैली को लेकर है, आप देखिए कि सर्वे के अंदर पूरे भारत में उनका क्या पायदान रहा। तो जब मुखिया की नीति कार्य प्रणाली संदेह के घेरे में हो, जब मुखिया ही कार्य क्षेत्र में कमजोर हो, तो उनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। पहली बात रोजगार की, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, मैं मानता हूँ रोजगार दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रोजगार दिया है सरकार ने। इसमें कोरोना महामारी के दौरान जब पूरे प्रदेश के अंदर रजिस्ट्रियां बंद थी तो हरियाणा सरकार जो हिस्सेदारी की सरकार से चल रही है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कर रही है, इन्होंने रजिस्ट्रियां खुलवाकर अपने चहेतों को रोजगार दिया। लगभग पूरे प्रदेश के 30 ऐसे हमारे बड़े शहर हैं जहां पर लगभग 30,000 रजिस्ट्रियां दी गई, उसमें करोड़ों रुपए कमाए गए। ये इनका रोजगार का तरीका है। दूसरा, कोरोना महामारी में शराबबंदी हुई, शराबबंदी के दौरान इन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने चहेतों के लिए रोजगार पैदा किया। उसी लूट खसोट और भ्रष्टाचार को बढ़ाने का जो उनका तरीका रहा है, जिसकी विरासत इनके साथ जुड़ी है, उन लोगों को इन्होंने शराबबंदी में करोड़ों रुपए की सरकार शराब तस्करी कराई, इससे रोजगार पैदा हो गई। मैं मानता हूँ कि हमारे प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ पर खनन का कार्य होता है, खनन के क्षेत्र में लाखों लाख हमारे जो करोड़ों रुपए बनाए जाते हैं, वो भी ये रोजगार देने का काम करते हैं। सरकार के पास शिक्षा को लेकर कोई नहीं। राय सिंह जी, मुझे वक्त और ज्यादा अनुमति नहीं देता। आज ये सारे मुद्दे हम लगातार चर्चा करते रहते हैं कि किसने क्या दिया, किसने क्या नहीं दिया, ये तमाम बातें चर्चा का विषय बनी रहती है। लेकिन आज हम जेबीटी जो टीचर्स की बात हो रही है, पात्र जो युवा हैं, उन युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही थी और वो मसला कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन अब सरकार ने जो रेशियो है 1:30 कर दिया, इससे उन युवाओं को धक्का जरूर लगा है जो कहीं ना कहीं जेबीटी टीचर्स की भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते थे, रोजगार पाना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया भारत भूषण जी आपका भी, राय सिंह गुर्जर जी आपका और धर्मवीर सैनी जी आप सभी का, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि भारत भूषण जी से हम बात कर रहे थे, उनका कहना था कि जो इन युवाओं की मांग है, इस मांग को लेकर हो सकता है कि सरकार इस पूरे मसले पर फिर से विचार करे। और अगर फिर से सरकार विचार करती है और 1:25 जो अनुपात था पहले, जिसको 1:30 कर दिया गया, छात्र शिक्षक अनुपात, अगर उसको 1:25 कर देती है फिर से, तो लगभग 6,500-7 हजार युवाओं को, खासकर जेबीटी टीचर्स की बात करेंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा। और जो लगातार 8-9 साल से इस बात को लेकर मुहिम चलाए हुए हैं कि कब हमें जेबीटी करने के बाद टीचर बनने का मौका मिलेगा, वो उनका स्वप्न पूरा हो सकता है। और वो तभी होगा जब सरकार इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लेगी। तो आज के लिए चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।